Hello friends, good morning. I welcome you all in CA इंटर PCC क्लासेज। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कोस्ट क्लासेज जो कि होगी CA इंटर PCC ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, बिकॉज ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम ही है। फ्रेंड्स, हम 100% सिलेबस कवर करेंगे। हमारे इस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी लगभग 3.5 मंथ्स। इस ड्यूरेशन में हम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स को फ्रेंड्स कवर कर लेंगे। तो इस कोर्स को, इन क्लासेस को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरह से पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चे, उसका नाम है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट रहेगा बच्चे, और 100 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट रहेगा बच्चे। ग्रुप 1 में ये पेपर नंबर 3 के नाम से आपको देखने को मिलेगा। कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चे। आपके जो सीनियर्स हैं मे भी आपको ये कह के डरा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, टफ है। बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ये बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आप जितना इसको पढ़ेंगे आपको उतना इससे प्यार होता जाएगा, और एट द एंड ऑफ द सिलेबस यू विल फाइंड कि आप 60 to 70 मार्क्स आप कहेंगे कि यार डेफिनेटली इतना तो मैं स्कोर कर लूँगा। ICI तुम अपनी पावर दिखाओ, तुम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर बनाओ, मैं 60 to 70 मार्क्स इस पेपर में आसानी से ग्रैब कर लूँगा। सो फ्रेंड, इसी एक मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कवर क्या करेंगे। हम बच्चे 100% स्टडी मैट को कवर करेंगे। स्टडी मैट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो हम किसी तरह से छोड़ेंगे। स्टडी मैट आपका 100% रहेगा। आप सभी लोगों के पास स्टडी मटेरियल है, इसलिए मुझे थ्योरी पार्ट करवाने में थोड़ी आसानी भी रहेगी। स्टडी मैट के साथ साथ बच्चे हम लगभग पिछले 15 ईयर्स के RTP, सजेस्टेड आंसर्स और जितने हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर अभी इंस्टीट्यूट ने इशू करने शुरू किए हैं, तो MTP जितने भी हैं हमारे पास, सजेस्टेड आंसर्स लगभग 15 to 20 ईयर्स और RTPs लगभग 15 to 20 ईयर्स, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद बच्चे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करूँगा, अब जैसे कि मैं जो फर्स्ट चैप्टर आपको करवाऊँगा उसका नाम है बच्चे मटेरियल या मटेरियल कोस्ट। तो बच्चे मटेरियल कोस्ट का जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। उस टेस्ट में बच्चे 5 to 6 आपके क्वेश्चन होंगे और जिसकी वेटेज रहेगी टोटल 30 मार्क्स। इस चैप्टर की मैं बाद में बताऊंगा। चलो अभी एक बार सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। 5 to 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 30 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए आपको 30 to 40 मिनट्स जितनी आपको ICI देता है वो भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। देखिए बच्चों, मैं तो आपके ऊपर नज़र रख नहीं सकता। जैसे ही आपको ये टेस्ट मिले और आपको लगे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सपोज जैसे मटेरियल कोस्ट की अगर मैं बात करूँ, मटेरियल कोस्ट जैसे मैंने अपने एंड पे कंप्लीट करवाया, आपने उसकी जैसे ही रिवीजन की, टेस्ट आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितना भी हमारे सिलेबस से रेलिवेंट मटेरियल होगा, चाहे क्वेश्चंस हैं, कोई स्लाइड्स हैं, कोई इंस्टीट्यूट का बुलेटिन है, मैं सब के सब टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करूँगा। तो आपने बच्चे क्या करना है, उस टेस्ट को एक अकेले रूम में अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ करके अटैम्प्ट करना है। जितना मैंने उसमें टाइम लिखा है, सपोज 30 मिनट्स मैंने उस टेस्ट में लिखा है, बच्चे आप उस टेस्ट को 30 मिनट्स में ही करेंगे। आप उसमें 31 मिनट में नहीं लगाएंगे। ये ऑनेस्टी आप में होनी चाहिए, ये ईमानदारी आप अपने साथ करेंगे। अगर आपने उसमें ज़्यादा टाइम लगा के उसको पेपर को अटैम्प्ट किया है, मैं ये नहीं कहता बच्चे कि 6 क्वेश्चन है आपके 30 मिनट्स में 6 के 6 होने चाहिए, नहीं। अगर आपके 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि आप कितना कर पाते हैं। मैं जो क्वेश्चन दूंगा और जितना टाइम अलॉट करूंगा एग्जाम में आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। सो ये आपकी एक स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए भी एक अच्छा हो सकता है। उस टेस्ट को आप मुझे सेंड करोगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 9034322293। आपकी कोई भी क्यूरी, कोई भी सजेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉट ओनली कोस्ट, अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे मुझे किसी तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
कॉल बच्चे हो सकता है मैं आपकी पिक ना कर पाऊँ, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है मेरा ये फ़ोन, मैं कई बार कहते हैं वाईफाई से रन करता हूँ ये नंबर, सो हो सकता है कॉल्स आपकी ना मिले, लेकिन व्हाट्सअप मेरा ऑलवेज ऑन रहता है। आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जिस टाइम अवेलेबल हूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स। मैं 24 आवर्स से पहले पहले आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर करूँगा। इसके अलावा ये आपकी प्रॉब्लम्स के लिए है। उसके अलावा आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और हमारा स्टडी मैट होगा जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर 1 मटेरियल कॉस्ट के नोट्स उस पर शेयर कर दिए हैं, जो क्वेश्चन हम एग्जाम में अपनी क्लासेस में करने वाले हैं। इसके बाद बच्चे क्या होगा, ये आप मुझे देंगे टेस्ट, ये टेस्ट मैं इवेल्युएट करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो, अब जैसे आप अभी इंटर में हो, कुछ बच्चे सीए सीपीटी या सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम से एडमिशन लेके आपके सीए इंटर में जिन्होंने एंट्रेंस लिया है, ऐसे बच्चों को हो सकता है मे बी सीए के स्टैंडर्ड्स का ना पता हो। तो मैं बच्चे आपको बता दूं, सीए कभी भी, सीए इंस्टीट्यूट आपसे ऑलवेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन पूछता है। और अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो रफ क्वेश्चन या फिर मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। अच्छी क्वालिटी का मतलब है बच्चे कि अगर आप में नॉलेज है, अब मान लो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पूछता। अगर मैं कह दूँ कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे मतलब आजकल देखने को एग्जाम में नहीं मिलते। इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। आप पीछे के 4-5 सालों के अगर पेपर्स उठा के देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होते जो कि जैसे बीकॉम एमकॉम जो एक रूटीन हमारा मतलब है, जो स्टडी का एक है ट्रेंड, वैसे क्वेश्चन सीए में नहीं पूछे जाते। तो आपको अपनी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली करनी है। मगअप करना, रटना, फॉर्मूलोज के साथ मतलब खिलवाड़ करना जैसा है बच्चे, कभी भी रटना नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस को देख के कोई चीज़ रट रहे हो तो यार ये तुम मतलब मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो रटोगे नहीं। मैं आपको एक एक चीज़ की कंसेप्चुअल नॉलेज दूंगा, आपको बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे है, क्यों है। आप किसी भी चीज़ को नहीं रटेंगे और मैक्सिमम उसे समझ के ही करेंगे। अगर आप समझ के करेंगे तो आसानी से, जैसे ये कोर्स मैंने बताया कि 3.5 मंथ्स में आपका सिलेबस है, एट द एंड ऑफ 3.5 मंथ्स आप पाएंगे कि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी हो चुकी है। क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैंने चैप्टर 1 करवाया, इसका टेस्ट आपको दिया। मैंने चैप्टर 2 करवाया तो इसमें चैप्टर 1 प्लस में 2 दोनों के क्वेश्चन होंगे। फिर मैंने चैप्टर 3 करवाया, इसमें 1 + 2 + 3 तीनों के क्वेश्चन होंगे। तो एट द एंड ऑफ 15 चैप्टर, आपके लगभग 15 चैप्टर हैं, आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेगा जी 15 चैप्टर के एंड पे। और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको 10 पेपर्स आपके दूंगा, 10 पेपर्स आपको अटैम्प्ट करने के लिए दूंगा, पूरे 100 मार्क्स के और 3 आवर्स के। बच्चे ये 10 पेपर्स अगर आप मेरे साथ कर लेते हैं तो बिलीव मी आपके 60 to 70 मार्क्स करने से आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये 10 पेपर्स बिल्कुल आईसीआई के पैटर्न पे होंगे। जिस तरह से आईसीआई क्वेश्चन पूछता है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, और थ्योरेटिकल भी किस टाइप के, प्रैक्टिकल भी किस टाइप के, बिल्कुल वही अप्रोच रहेगी हमारी। और इन 10 पेपर्स को करने के बाद आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो 120% हो चुका है। ठीक है, तो हमने बात की कि हम स्टडी मैट करेंगे, आरटीपी, एसए, एमटीपी करेंगे। एक टेस्ट आपका हर चैप्टर के एंड पे होगा और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट एक एक टेस्ट सभी चैप्टर्स के एंड पे होगा। और उसके बाद जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है आपको 10 पेपर्स वहाँ पर अटैम्प्ट करने को मिलेंगे। आपको बच्चे 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं अपने, 2 रजिस्टर मेंटेन करेंगे आप। एक करेंगे प्रैक्टिकल वर्क के लिए और एक करेंगे थ्योरी के लिए। एक थ्योरी के लिए, एक प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल में बच्चे कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको जो मटेरियल दिया है मटेरियल कॉस्ट का, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन मैंने उसके आंसर नहीं दिए, आंसर मैं खुद करवाऊंगा क्लास में आपको। ये 50 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेट 35 क्वेश्चंस मैं अपने हाथ से करूँगा क्लास में, हम इसको कवर करेंगे। जो बचे हुए 15 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। जब आप कर लेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होएगा, मैं उसके बाद उनके आंसर्स अपलोड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके बाद क्या होएगा, आप इन 50 के 50 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में एक बार करके देखेंगे अच्छे से।
तो ये आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा ही दिए हैं, आंसर्स आप खुद राइट करेंगे। थ्योरेटिकल जो आपका रजिस्टर होगा वो आपके बच्चे खुद की इंटेंशन है। अगर आप थ्योरी का रजिस्टर बनाना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा बच्चे कि आप थ्योरी का रजिस्टर जरूर बनाएं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक चैप्टर में 5 to 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चे, और थ्योरी के लिए देखिए थोड़ा सा इंस्टीट्यूट भी मतलब वो एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन के चक्कर में वो 5 to 6 क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। तो आप अगर उन्हें एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे, या फिर एग्जाम में आपको कितना लिखना है एक बार आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे, तो एक आपकी अच्छी प्रेपरेशन हो सकती है। सो थ्योरी के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा एक पतला सा आप जरूर रजिस्टर बनाएं। प्रैक्टिकल के लिए नो डाउट यार बनाना ही पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल के लिए आप रजिस्टर नहीं बना रहे तो देखो फिर तो फ़ायदा नहीं है। सेकंड थिंग बच्चे, आपको रिवीजन करनी है। आज आपने क्लास देखी है, आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने, जितना मटेरियल मैंने कवर किया है, आप उसे एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास देखने से पहले अगर आपने मेरी पहले वाली क्लास को रिवाइज़ नहीं किया तो बच्चे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो मैं कह रहा हूँ ना कि 70 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे, फिर बच्चे आपको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप किसी भी कारण से, जैसे कि हो सकता है आपको ऑफिस वर्क करना पड़ रहा हो, या फिर आप कोई और काम कर रहे हैं, अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो बच्चे मैं अपनी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रख रहा। मैं अपनी क्लास शुरू में आपको 1 आवर की प्रोवाइड कराऊंगा ओनली, और 1 आवर की, जैसे मेरी मान लो 3 से 4 दिन 1 आवर की चलेगी, उसके बाद मैं 1 आवर की 2 क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा आपको एक दिन में। आप चाहें तो एक देख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं। ये आपकी विल के ऊपर है, आप कितना देख सकते हैं। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे +2 से आए हैं, तो हो सकता है उनकी इतनी सीटिंग कैपेसिटी ना हो कि वो 2 आवर्स लगातार बैठ के एक वीडियो को देख सके। तो इसके लिए आपको वीडियो 1 आवर का मिलेगा। ये 1+1+1 तक हो सकता है, मतलब आपको 3 वीडियो मिल सकते हैं एक दिन में। वो आपकी मर्जी, आप कितना ही देखें, जितना होता जाएगा आप करते जाइएगा। यूट्यूब आपके हाथ में है, आप जितना मर्जी देखें। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिएगा। देखिए मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि अब अगर मान लो आप इसे ऑनलाइन देखते हैं तो मुझे पता चल सकता है कि कितने बच्चे इस वीडियो को फ़िलहाल देख रहे हैं। अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है या नहीं देखा। तो देखिए बच्चों, अगर आप उसे देख रहे हैं तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ बच्चों के लिए और ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवाऊँ। कोई ज़्यादा डाटा नहीं लगता बच्चे, एक 1 आवर का अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम 300 MB आपका यूज़ होगा। और क्या अपनी CA के लिए, अपनी मतलब डिग्री के लिए आप 300 डाटा यूज़ नहीं कर सकते? 300 MB एक दिन में कर सकते हो ना बच्चे, क्योंकि FB पे यूज़, इससे ज़्यादा तो आप FB पे यूज़ कर देते हो। ठीक है। सेकंड थिंग बच्चे, आप जब वीडियो देखें तो एक बार में देखें। अगर आप इसे तोड़ के 10-10 मिनट 15 मिनट्स का देख रहे हो तो गलत है यार, आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। क्योंकि जिस टच से हम कोई कंसेप्ट शुरू करते हैं तो वो कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होना चाहिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए, मैं आपको बोर नहीं कर रहा और ज़्यादा। ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है, और जो बातें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे मटेरियल कॉस्ट, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। 5 to 10 मार्क्स की कवरेज रहती है इस मटेरियल कॉस्टिंग की। सो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। चैप्टर नंबर 1 बच्चे आपको प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है एक, तो उसके जो कंसेप्ट है थ्योरी के वो हम चैप्टर 2 में ही कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको बेसिकली सबसे पहले इस सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ बच्चे। आपके जो सिलेबस है, आपका जो ये सब्जेक्ट है, उसका नाम है बच्चे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का बच्चे नाम है। तो सबसे पहली बात आती है बच्चे, कॉस्ट होती क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ये बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं अपनी मटेरियल कॉस्ट। तो बच्चे कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का मतलब होता है बच्चे कोई भी एक्सपेंस। अब एक्सपेंस हम किस रिलेशन में बात करेंगे? हमारे प्रोडक्ट के रिलेशन में। एक्सपेंस बच्चे कोई भी ऐसा खर्चा जो आप अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं उसे आप बोलेंगे एक्सपेंस। अब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं बच्चे? सबसे पहली बात, आपको मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो बच्चे क्या बनाएंगे? ठीक है, मटेरियल होना ज़रूरी है।
उसके बाद बच्चे मटेरियल से अपने आप तो नहीं बनेगा, आपको चाहिएगी लेबर। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक्सपेंस होता है वो होता है लेबर। और थर्ड जो एक्सपेंस होता है वो होता है बच्चे ओवरहेड। ये एडिशनल खर्चे भी हम इन्हें कह सकते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो बच्चे ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, देन इसके बाद जो चैप्टर होगा वो लेबर के बारे में होगा, और उसके बाद ओवरहेड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चे बेसिकली होता क्या है, कॉस्ट का मतलब है कोई भी एक्सपेंस जो हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है इन एक्सपेंसेस को एक सिस्टमेटिक कंसेप्चुअली वे में रिकॉर्ड करना, कॉस्ट अकाउंटिंग है। एक बार हम इनकी डेफिनेशन को मगअप नहीं करेंगे यार, ठीक है। और वैसे भी मतलब डेफिनेशंस इंस्टीट्यूट आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताओ, या कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें डिस्क्राइब कर करके बतानी पड़े, बिल्कुल भी नहीं। कंसेप्चुअली क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया मैं साथ के साथ आपको मार्क करवाता हुआ चलूँगा। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ बच्चे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने चैप्टर 1 भी रखा है आपका यहाँ पर, दिस इज चैप्टर 1। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बच्चे मतलब होता है, मैं एक बार CIMA की डेफिनेशन आपको स्टडी करवा रहा हूँ। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ द स्टेकहोल्डर्स ऑफ फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कुछ समझ में आया? आई होप नहीं आया होगा। तो बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब आप इतना समझते चलिए कि देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी ऑपरेशन को मैनेज करना, किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोल करना, और उसके बारे में फिर से फीडबैक वगैरह करके उसकी एनालिसिस करना। तो बच्चे मैनेजमेंट, अब कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, कॉस्ट की मैनेजमेंट करना। मतलब हम कॉस्ट को अगर ऑप्टिमाइज करें, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। अगेन मुझे कोई अभी डेफिनेशन आपको मगअप नहीं करवानी है। सो चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं बच्चे, दैट इज़ मटेरियल कॉस्ट। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का होता है उसे बोलते हैं बच्चे मटेरियल। तो मटेरियल को हम किस तरह से उसकी कॉस्टिंग करेंगे, मटेरियल के रिलेवेंस में कितनी बातें होती है, वो सारी की सारी इस चैप्टर में आपकी आ जाएंगी। कुछ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। इस चैप्टर की वेटेज रहेगी बच्चे 5 to 10 मार्क्स। 5 to 10 मार्क्स में आपको हो सकता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिले 5 मार्क्स का, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाए 5 मार्क्स का, अगर किस्मत अच्छी है तो। अगर किस्मत और भी ज़्यादा अच्छी है तो बच्चे एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाता है। और अगर किस्मत बुरी है तो बच्चे हो सकता है इसमें से कुछ भी ना आए। तो ऐसा मतलब 2% चांसेस है कि इसमें से कुछ भी ना आए। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 5 मार्क्स में बच्चे इतना ईजी क्वेश्चन आता है, आप बिलीव नहीं करेंगे। फ्री के मार्क्स होते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इसके 60 to 70 क्वेश्चंस हैं, करने वाले भी हैं, कुछ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, RTPS में भी हैं, लेकिन बहुत आसान है। आपको बिल्कुल भी इसमें मतलब एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बच्चे मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है मटेरियल कॉस्ट में प्रोक्योरमेंट की। भाई मटेरियल लाएँ कहाँ से, कहाँ से परचेज करें, उसको कैसे परचेज करें, किस रेट पर परचेज करें, कौन परचेज करेगा। अब इतनी बड़ी कंपनी होती है, कौन परचेज करता है मटेरियल कंपनी के लिए। हम बेसिकली बात करते हैं, हम कोई बुकिश बात नहीं कर रहे, एक बार हम बेसिक बात करते हैं। एक कंपनी में मटेरियल कौन परचेज करेगा, हो सकता है आपका जवाब हो कोई भी परचेज कर लेगा। और जो बच्चे ऑडिट पे जाते हैं और अच्छी ऑडिट्स पे जाते हैं, अच्छी ऑडिट का मतलब है किसी पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनीज का अगर आप ऑडिट पे गए हैं, क्योंकि आप PCC के हैं तो आप एज ए ऑडिट मैनेजर तो नहीं, एज ए आर्टिकल्स अभी जा रहे होंगे। तो बच्चे जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे यार बड़ा एक अच्छा सिस्टम होता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट का, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं एक बार पूरी डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी बच्चे, हमारी जर्नी स्टार्ट होगी मटेरियल प्रोक्योरमेंट से, कि हम मटेरियल किस तरह से बिजनेस में लेके आएंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बच्चे जर्नी स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमारा एक कंपनी में डिपार्टमेंट होता है जिसे हम प्लानिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए उस डिपार्टमेंट को नाम दे सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देखिए मैं एक बात करता हूँ, मैंने कहा कि हमारी कंपनी ने एक माउस डिज़ाइन किया है, ये नया है अभी, ठीक है। आप मान के चलो
कि ये माउस नया है, अभी आया है पहली बार मार्केट में, तो जिस डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप किया है उसे पता होगा कि उन्होंने इसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल लगाया है। इसके अंदर हो सकता है उन्होंने 8 स्क्रू लगाए हों, इसके अंदर 2 कैमरेज लगे हों, एक बटन लगा है, 2 बैटरीज लगी है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो ऊपर का इसका शेल है ये लगा है, इसके अंदर एक व्हील लगा है, इसके अंदर 8 से 10 चिप्स होंगे। तो ये हमें कौन बताएगा यार? ये हमें बताएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट। जिसने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है वो हमें बताएगा। इसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कह देते हैं कि आपको एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, ये आपको कौन बताता है बच्चे? प्लानिंग डिपार्टमेंट बताता है। तो हर कंपनी में होता है ये प्लानिंग डिपार्टमेंट। मैं इसको नई शीट पे बता देता हूँ बच्चे। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, हमारी कंपनी में एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, और प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर इसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी आप बोल देते हो, ये लिख देता हूँ बच्चे, ठीक है। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी यही होता है। तो ये इसका काम क्या होता है बच्चे? इसका काम होता है आपको ये बताना कि ये प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हो इसके लिए आपको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर है, ठीक है। ये जिस डॉक्यूमेंट से आपको बताएगा उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बच्चे बिल ऑफ मटेरियल। ये वो बिल नहीं है जो आपको वेंडर देगा। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है ये आपको इस डॉक्यूमेंट पे लिख के बताएगा कि फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए आपको कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी और कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मुझे तो नहीं पता ना बच्चे इसमें कौन सी चिप लगेगी, चिप भी बहुत तरह की होती है। अब कौन सी चिप लगेगी हमें कौन बताएगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा बच्चे। और वो किसको बताएगा? अब सपोज हमारे पास डिमांड आती है 1000 माउस की, कोई बाहर की पार्टी है वो हमें कहती है कि कंपनी आप हमें 1000 माउस बना के दीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप 1000 माउस का प्रोडक्शन कीजिए। तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास डिमांड आती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप 1000 माउस का प्रोडक्शन करके दीजिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या ऐसे ही ऐसे ही मैन्युफैक्चर कर देगा? नहीं, ऐसे तो नहीं कर पाएगा। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पूछेगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मुझे 1000 माउस का प्रोडक्शन करना है, मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? तो प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको देगा बिल ऑफ मटेरियल। ये कहेगा ये लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये बिल ऑफ मटेरियल है, आपको 1000 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुश हो गया कि अरे वाह, मुझे तो पता चल गया अब कितने मेरे को मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दौड़ता दौड़ता किसके पास जाएगा? स्टोर्स के पास जाएगा बच्चे। स्टोर्स का मतलब क्या होता है? गोडाउन, ठीक है। अब दौड़ता दौड़ता जाएगा और कहेगा मुझे 1000 माउस का प्रोडक्शन करना है, मुझे इतना रॉ मटेरियल दे दो। तो क्या स्टोर कीपर उसे इतना मटेरियल निकाल के दे देगा? नहीं बच्चे, चप्पलों से मारेगा, कहता है निकलो यहाँ से। ऐसे आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के मेरे पास माल लेने के लिए आ गए, मैं आपको माल दूंगा? बिल्कुल भी, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ से आप सीख के आए हो ये सब चीज़ें? फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बच्चे स्टोर से कोई भी अगर माल इशू करवाता है तो उसे रिक्विजिशन देगा। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? मटेरियल रिक्विजिशन। तो क्या होता है बच्चे, सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट आपको बिल ऑफ मटेरियल देगा। बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिख के बताएगा कि आपको फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस बिल ऑफ मटेरियल के बेस पे मटेरियल रिक्विजिशन बनाएगा कि मुझे कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और वो किसके पास जाएगा? स्टोर्स के पास। अब स्टोर के पास बच्चे क्या माल होगा? मे बी हो और मे बी ना हो, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि ये नई तरह का प्रोडक्शन हम कर रहे हो तो हो सकता है स्टोर्स के पास इस तरह का कोई गुड्स रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, और हो सकता है हम रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास पहले से ये रॉ मटेरियल हो। अगर ये रॉ मटेरियल है तो कोई इशू नहीं है, फिर तो स्टोर इसको क्या कर देगा? इशू कर देगा। लेकिन अगर ये रॉ मटेरियल स्टोर्स के पास नहीं है तो स्टोर्स क्या करेगा? स्टोर्स फिर आगे किसके पास जाएगा बच्चे? परचेज डिपार्टमेंट के पास। स्टोर्स बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि आप मुझे इतना रॉ मटेरियल परचेज करके दीजिए। अच्छा ठीक है, स्टोर्स जब परचेज डिपार्टमेंट को ये बात कहेगा कि आप, या ऑथोराइज़ करेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि आप इतना माल परचेज कीजिए, तो वो उसे क्या देगा बच्चे? वो उसे देगा क्या? सोचिए थोड़ा सा, मटेरियल रिक्विजिशन दे देगा उसको? नहीं,
चलो डॉक्यूमेंट का नाम मैं आपको बात नहीं बताता, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। एक तो पहले ही आ चुका, सबसे पहले क्या आया था बच्चे, बिल ऑफ मटेरियल आया था। बिल ऑफ मटेरियल के बाद क्या आया बच्चे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन किससे बना है, रिक्वायरमेंट से। तो हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको बताएगा, स्टोर्स को बताएगा। अब स्टोर्स जब परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा कि आप हमारे लिए इतना माल परचेज कीजिए, तो सोचिए कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बच्चे परचेज रिक्विजिशन। वो कहेगा कि आप हमें इतना माल परचेज करके दीजिए। अब परचेज डिपार्टमेंट अपना थैला उठा के जाएगा मार्केट में और माल परचेज करके ले आएगा। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता बच्चे। परचेज डिपार्टमेंट के लिए परचेज करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होता है अलग अलग कंपनीज में। देखिए, अगर परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर कोई चेक नहीं है तो परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है लो क्वालिटी का माल परचेज करके ले आए, हो सकता है वो कोई जो लो क्वालिटी का मटेरियल है उसे हाई प्राइस पर ले आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना कमीशन फिक्स कर ले वेंडर के साथ और कहे कि ठीक है आप जो माल भेजो यार हमें हमारा कमीशन दे देना। तो बच्चे ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर भी बड़े सारे चेक्स होते हैं। तो क्या होता है बच्चे, अब इसकी परचेज की एक प्रोसेस होती है, आप उस प्रोसेस को समझिएगा। देखिए क्या होता है, किसी भी कंपनी में अगर आपको परचेज करनी है तो सबसे पहले आप कोटेशन से इन्वाइट करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बोलते हैं उसे। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या करेंगे, कोटेशंस इनवाइट करेंगे। नंबर 1 कोटेशंस। कोटेशंस इनवाइट की जाती है बच्चे कितनी, 4 to 5 वेंडर्स से। आप 4 से 5 जो रिस्पेक्टेड वेंडर्स हैं मार्केट के, आप उनसे इनवाइट करते हैं कोटेशन कि देखिए वेंडर हमें ये इस माल की रिक्वायरमेंट है, इस गुड्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताइए कि इतनी क्वांटिटी इतने टाइम में आप किस रेट पे हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्या ये वेंडर परचेज डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है, नहीं। अगर मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है बच्चे तो फिर तो वो अपनी सेटिंग बना ही लेगा ना किसी न किसी के साथ। ये क्या होता है बच्चे, एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ रिस्पेक्टेड वेंडर्स, मतलब एक काफ़ी जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है मार्केट में, उन वेंडर्स की एक लिस्ट होती है। कंपनी के जो सीनियर टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो परचेज डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करती है कि देखिए परचेज डिपार्टमेंट, अगर आपको कभी भी गुड्स परचेज करनी है तो आप इन्हीं लिस्ट ऑफ वेंडर्स में से किसी से भी कोटेशन मंगवाएंगे और इन्हीं से परचेज करेंगे। नॉर्मली बच्चे ये वो वेंडर्स होते हैं जो कि इस तरह के गलत काम नहीं करते कि परचेज डिपार्टमेंट से सेटिंग कर ली, लो क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते। तो सबसे पहले बच्चे उन रिस्पेक्टेड वेंडर्स से 4 से 5 कोटेशंस मंगवाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होगा बच्चे, उन कोटेशंस को इवेल्युएट किया जाएगा, इवेल्युएशन होगा। अब ये इवेल्युएशन कैसे होता है ये भी बताइए थोड़ा सा। इवेल्युएशन होता है बच्चे जैसे कि उन्होंने रेट क्या दिया है वेंडर्स ने, ठीक है, उन्होंने बच्चे रेट के साथ क्या कोई क्रेडिट पीरियड दिया है, ये भी हम चेक करेंगे क्योंकि हो सकता है हमारी कंपनी को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हो। और थर्ड थिंग एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, लोड साइज़ क्या देंगे बच्चे में। लोड साइज़ मैं बता देता हूँ। लोड साइज़ का मतलब होता है एक बार में मिनिमम कितनी गुड्स सप्लाई करेंगे। ये भी कई बार होता है कि कई कंपनीज, कई जो वेंडर्स होते हैं वो कहते हैं जी हम तो 1000 यूनिट्स मिनिमम देंगे, इससे कम देंगे ही नहीं। तो देखिए रेट्स की बात आती है। फर्स्ट वेंडर कहता है, फर्स्ट वेंडर का नाम ले लेते हैं हम एक्स कहता है कि जी मैं 100 रुपीज़ का आपको रेट दूंगा, मैं क्रेडिट पीरियड नहीं दूंगा, मैं तो नगद की बात करता हूँ सर। देखिए नगद नारायण है, आप मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए लेकिन मुझे नगद चाहिएगा। लोड साइज़ आपको 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो चाहिए मिल जाएगा, मतलब आप जितनी क्वांटिटी चाहें मेरे से माल परचेज कर सकते हैं, लेकिन दूंगा नगद में, उधार नहीं करूंगा जी, मैं क्रेडिट पीरियड नहीं दूंगा आपको। फिर हम वाई की कोटेशन हमने चेक की। वाई कहते हैं सर रेट लगेगा 102 रुपीज़ का, 15 डेज़ का आप क्रेडिट ले सकते हैं मुझसे, और लोड साइज़ आपको कम से कम 5000 यूनिट्स तो परचेज करनी पड़ेगी मुझसे, 5000 से कम मैं नहीं दूंगा। फिर बात आती है जेड की। जेड कहता है सर 105 रुपये का रेट लगेगा, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे दूंगा, ठीक है, आई विल अलाउ यू 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड। एंड लोड साइज 0 to इनफाइनाइट, मतलब वही 1 to इनफाइनाइट, आपको जो चाहिए आप हम उससे माल परचेज कर सकते हैं कितनी भी क्वांटिटी में। अब हम इसका इवेल्युएशन करते हैं बच्चे, ठीक है, हम देखते हैं
कि हमारे लिए सुटेबल कौन सी कोटेशन है। हमारे लिए एक से ज़्यादा कोटेशन सुटेबल हो सकती है। हो सकता है कि हमारे पास प्रॉपर फंड्स हैं, अवेलेबल हैं, तो हम 100 रुपीज़ वाला मिस्टर एक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मे बी कंपनी के पास फंड्स की स्क्रैसिटी हो सकती है, क्रंच ऑफ फंड्स हो सकता है, तो क्या कंपनी कैश में खरीद पाएगी? नहीं बच्चे, उसको तो फिर मतलब क्रेडिट पीरियड चाहिए होगा कि सो दैट कि वो उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाए, उसको मार्केट में सेल करे और जो पैसा आए उसकी इसकी पेमेंट कर दे। तो बच्चे डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। हम नहीं कह सकते कि कंपनी इनमें से कौन सी कोटेशन सिलेक्ट करेगी। देखिए तीनों ही अच्छी हैं, ठीक है। 100 वाला भी अच्छा है, 102 वाला भी अच्छा है, 105 वाला भी अच्छा है, क्योंकि 2 मंथ्स का क्रेडिट दे रहे हैं। तो हम कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी के मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस कोटेशन में कौन सी कोटेशन एक्सेप्ट करते हैं। सपोज हमने मिस्टर जेड को सिलेक्ट कर लिया, तो मिस्टर जेड क्या हुआ? अप्रूव्ड वेंडर हो गया। अब मिस्टर जेड को हमने सिलेक्ट किया, किसी भी बेस पे किया, चाहे हमने कहा जी 2 मंथ्स का क्रेडिट तो हमें चाहिए, 2 मंथ्स के क्रेडिट के बिना तो हमारा काम चल नहीं पाएगा। तो मिस्टर जेड को हम क्या करेंगे बच्चे? हम मिस्टर जेड को ऑर्डर करेंगे, और ऑर्डर, उस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? परचेज ऑर्डर बोलेंगे बच्चे। हम मिस्टर जेड को बोलेंगे कि मिस्टर जेड ठीक है, आप हमें कितने जितने भी यूनिट्स, सपोज 2000 यूनिट्स मेरे को परचेज करनी है, मैं क्या कहूँगा? परचेज ऑर्डर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है बच्चे। कौन बनाता है? परचेज डिपार्टमेंट बनाता है, परचेज मैनेजर इसे बनाता है, फिल करता है। या वो कहता है कि देखिए मुझे 2000 यूनिट्स 105 रुपये के रेट पे 105 रुपीज़ आप विद इन 3 डेज़ आप मुझे सप्लाई कीजिए। ये एक परचेज एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है बच्चे। ये वेंडर होता है, उसे भी उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप मुझे परचेज ऑर्डर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट इसलिए होता है कि कल को कोई लिटिगेशन हो तो वेंडर दिखा सके कि देखिए मेरे पास परचेज ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। तो एक परचेज ऑर्डर दिया जाता है जो कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। परचेज ऑर्डर कौन बनाता है बच्चे? परचेज डिपार्टमेंट बनाता है। और ये परचेज ऑर्डर किसको दिया जाता है? अप्रूव्ड वेंडर को दिया जाता है गुड्स की सप्लाई के लिए। परचेज ऑर्डर देने के बाद बच्चे क्या होगा? गुड्स रिसीव होंगी। अब गुड्स रिसीव होने के बाद बच्चे 2 सिचुएशन हो सकती है। जब हमें गुड्स रिसीव होंगी तो या तो गुड्स ओके हैं, जो उन्होंने हमें सैंपल दिया, बच्चे वो सैंपल ओके है, बिल्कुल जैसे उन्होंने हमें स्पेसिफिकेशंस बताई थी वो उसी स्पेसिफिकेशंस में आई है। जो साइज़ था, जो लोड था, जो पैकिंग थी, जिस तरह से हमने बताया था, गुड्स हमें उसी तरह से रिसीव हुई है। तो बच्चे गुड्स ओके है, तो हम क्या करेंगे? गुड्स एक्सेप्ट करेंगे और एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव नोट मतलब हमने गुड्स रिसीव कर ली है। अगर कंप्लीट या कुछ गुड्स ऐसी हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनका साइज़ ठीक नहीं है, जिनकी क्वांटिटी ठीक नहीं है, जिनका लोड साइज़ ठीक नहीं है, पैकिंग सही नहीं है, टूटे हुए या किसी भी तरह से हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उन्हें रिटर्न कर देंगे जी। और रिटर्न करेंगे तो क्या ऐसे ही मतलब बोल के कर देंगे ले जाओ इन्हें, हम नहीं लेते? नहीं जी। हम क्या करेंगे बच्चे? हम मटेरियल रिटर्न नोट बनाएंगे और उन्हें देंगे। मटेरियल रिटर्न नोट के साथ हम उन गुड्स को वापस करेंगे। ये गुड्स ओके हैं या नहीं है, या फिर ये गुड्स ओके नहीं है तो उन्हें रिटर्न करना, ये कौन करता है बच्चे? ये स्टोर्स नहीं करता। ये काम करता है बच्चे आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन या फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट से अलग हो सकता है क्योंकि बड़ी कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बच्चे। तो स्टोर डिपार्टमेंट से अलग भी एक डिपार्टमेंट होता है, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। तो वो उसे क्या करेगा? चेक करेगा मटेरियल को कि एज पर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। अगर एज पर स्पेसिफिकेशन है तो दैट्स फाइन, हम इसे स्टोर में इसकी एंट्री करवा देंगे, बिल को पेमेंट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में भिजवा देंगे। अगर ये ओके नहीं है तो मटेरियल को हम रिटर्न कर देंगे विद मटेरियल रिटर्न नोट। अब बात आती है बच्चे इस एक परचेज ऑर्डर की। जब परचेज ऑर्डर हम देंगे, वैसी एडिशनल नॉलेज है, जब परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर देता है तो क्या वो परचेज ऑर्डर सिर्फ वेंडर को देगा? तो देखिए जी वेंडर को, अप्रूव वेंडर को ही, लेकिन उसकी कॉपीज ये सर्कुलेट कर देगा परचेज डिपार्टमेंट। किस किस को सर्कुलेट करेगा बच्चे? ये देगा फाइनेंस और कॉस्ट डिपार्टमेंट को भी। फाइनेंस और कॉस्ट डिपार्टमेंट को ये किस लिए दिया जाएगा? 2 मंथ्स के बाद पेमेंट तो करवानी है ना बच्चे। वो बजट नहीं बनाएंगे फाइनेंस और कॉस्ट वाले। अगर 2 मंथ्स के बाद का हमने बजट ही नहीं बनाया तो क्या उनकी 2 मंथ्स के बाद पेमेंट हो पाएगी? नहीं ना। तो फाइनेंस एंड कॉस्ट वालों को दिया जाता है कि देखिए हम इतना मटेरियल मंगवा रहे हैं, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, 2 मंथ्स के बाद आपको इनकी पेमेंट करनी होगी। हम बच्चे स्टोर्स को भी देंगे ये। अब स्टोर्स को भी पता होना चाहिए उसके पास क्या माल आने वाला है, किस डेट पे आने वाला है, सो दैट कि वो भी उसकी प्रॉपर जगह बना के रखें और उसके लिए प्रॉपर
अरेंजमेंट्स रखें। और किसको दिया जाता है बच्चे? रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन को दिया जाता है। वो इंस्पेक्शन करेंगे किससे? उस डॉक्यूमेंट के परचेज ऑर्डर के बेस पे करेंगे ना। तो रिसीविंग और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को भी ये दिया जाता है, स्टोर्स को भी बताया जाता है और फाइनेंस एंड कॉस्ट डिपार्टमेंट को भी बताया जाता है कि हमने इतनी गुड्स इस क्वांटिटी में इस रेट पे परचेज़ किया है और इन टर्म्स में परचेज़ किया है। तो बच्चे ये हमारा प्रॉपर एक प्रोसेस थी कि हम मटेरियल को किस तरह से रिसीव करते हैं, किस तरह से ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है बच्चे, कुछ भी अलग नहीं है। थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं। अब जैसे बिल ऑफ मटेरियल है, बिल ऑफ मटेरियल जब तक आपने नहीं पढ़ा था तब तो आपको लगता होगा कि जब हम माल परचेज करते हैं तो जो बिल आता है उसे बोलते होंगे बिल ऑफ मटेरियल। नहीं, एग्जाम में नॉर्मली इसी तरह की बातें पूछ ली जाती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं अपना, थ्योरेटिकल छोड़ जाते हैं, कहते हैं 16 मार्क्स 20 मार्क्स की ही तो आनी है, छोड़ देंगे हम। नहीं बच्चे, आपने एक कोई भी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना है अगर आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। कॉस्ट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बच्चे, आपको अगर पता हो तो पीसीसी में आपके 70 मार्क्स 60 to 70 बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। आप मेरे साथ चलते रहिएगा, जो मैंने बताया कि जिस तरह से रजिस्टर आपको मेंटेन करने आप मेंटेन करते रहिएगा। 60 to 70 मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूँ आपके आसानी से आ जाएंगे। अब बच्चे, होता क्या है, आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट है वो छोड़ देते हो यार, तो थोड़ा सा गलत है। थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना है, उसकी इक्वली आपको वेटेज करनी है। तो चलिए एक बार इसे हम बुक से भी स्टडी कर लेते हैं, दिस वन। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का बच्चे मैंने बताया कि बिल ऑफ मटेरियल के बारे में बता चुका हूँ आपको। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है बच्चे? बिल ऑफ मटेरियल बनाता है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, और ये किसे देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? स्टोर्स के लिए बनाएगा। और क्यों बनाएगा? मटेरियल स्टोर से इशू करवाने के लिए। उसके बाद आती है परचेज रिक्विजिशन। अगर मान लो स्टोर के पास मटेरियल अवेलेबल है ही नहीं तो वो कैसे इशू करेगा? तो वो परचेज डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा कि परचेज डिपार्टमेंट हमारे लिए इतना रॉ मटेरियल आप परचेज करके दीजिए। तो वो क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट देगा परचेज डिपार्टमेंट को? परचेज रिक्विजिशन। और ये कौन देता है? स्टोर डिपार्टमेंट। उसके बाद आते हैं जी गुड्स रिसीव नोट, कि हमारे गुड्स एक्सेप्टेबल है, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मटेरियल रिटर्न नोट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर गुड्स एक्सेप्टेबल हमें नहीं है तो। चलिए इनकी एक बार डिटेल स्टडी और कर लेते हैं। बीच में कुछ जनरल पॉइंट्स है बच्चे, ये भी हम कवर करेंगे, मत सोचना कि मैंने छोड़ दिए हैं, सब कुछ कवर करेंगे। ये जो चार्ट है बच्चे, इंपॉर्टेंट चार्ट है यार, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इससे। लेकिन ये जो चार्ट है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे, सो दैट कि आपकी रिवीजन हो जाए। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में ही मैं इसे डिस्कस करूंगा एक बार। तो बच्चे सबसे पहले आपका आता है बिल। चलिए बच्चे, बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल आपका कौन बनाता है? बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल्स ऑफ मटेरियल बनाएगा आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या है बच्चे? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट इस डॉक्यूमेंट को बनाएगा, और किसके लिए बनाएगा? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। इसे मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट का भी नाम दिया गया है बच्चे, ठीक है। और ये यूज़र्स कौन है, इसके यूजेस क्या क्या हैं? परचेज डिपार्टमेंट यूज़ करता है, प्रोडक्शन भी करेगा, स्टोर भी करेगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी करेगा। मैंने अपनी पूरी डिस्कशन में आपको ये सारी बात बता दी है, आप एक बार इसे खुद से रीड आउट करेंगे। इशू आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जब तक कि आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती बच्चे, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाऊँगा। आप मुझे बताइएगा, आपके पास सभी सोर्सेज हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पे बता सकते हैं, मेरा नंबर मैंने दिया है, अगेन आप चाहे नोट कर सकते हैं, 9034322293। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसका ये लिंक है बच्चे, t.me/CA इंटर कोस्ट, या फिर आप टेलीग्राम में जाके इसको इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, @CA इंटर कोस्ट, बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। और मेरी मेल आईडी है, आपको पता ही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो इन सब से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिएगा। मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट बच्चे कौन देता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देगा। और किसे देगा? स्टोर्स को देगा। और किस लिए देगा? मटेरियल को इश्यू करवाने के लिए, एक ऑथराइजेशन के लिए। तो ये बनाया जाता है बच्चे आपके नॉर्मली, कौन बनाएगा इसे? स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा। स्टोर
कहाँ पे है इसमें, मैं इंटरलाइन करवाता हूँ। वाउचर ऑफ अथॉरिटी यूज टू गेट मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, ये इसके लिए होता है। और क्या है बच्चे इसमें, ठीक है, इसमें यही बातें दी हुई है और उसमें कुछ अलग से नहीं दिया होगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स में आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं नॉर्मली। बिल्स ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट में डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। तो बिल ऑफ मटेरियल कौन होता है, कौन बनाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है, प्लानिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाएगा बच्चे, कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी, इट इज़ ए कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट पार्ट और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये क्या बताएगा, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बताएगा जी कितनी रिक्वायरमेंट है। और ये एक डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग स्टोर कीपर को मटेरियल इशू करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मटेरियल रिसीव्ड नोट का। इट ऑफन सर्व द पर्पज ऑफ ए मटेरियल रिक्विजिशन एट इज शोज द कंप्लीट, मतलब इसका क्या है, इसका वाइडर स्कोप है। अब हम मटेरियल रिक्विजिशन की जगह बिल ऑफ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल की जगह मटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं यूज किया जा सकता। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोटेशंस और इट इज़ यूजफुल अराइविंग हिस्ट्रिकल कॉस्ट ओनली। तो बेसिक से डिफरेंस है यार, एक बार आप रीड आउट कर लेना, और कुछ इसमें फालतू है नहीं। उसके बाद आता है बच्चा परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन किसने बनाई थी, परचेज रिक्विजिशन बनाई थी स्टोर कीपर ने, स्टोर डिपार्टमेंट ने। और किसको दी थी, परचेज डिपार्टमेंट को दी थी। किस लिए दी थी बच्चे, क्योंकि स्टोर के पास उतना मटेरियल नहीं था जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए था, इसलिए स्टोर्स ने कहा परचेज डिपार्टमेंट को कि परचेज डिपार्टमेंट जाइए मार्केट से इतना माल परचेज करके लेके आइए। तो ये कौन बनाता है परचेज रिक्विजिशन, स्टोर्स। और किसके लिए बनाता है, परचेज डिपार्टमेंट के लिए। तो ये किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज द मटेरियल। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, यही 2-4 बातें इसके अंदर। उसके बाद आता है बच्चे, मैंने बताया था कि कोटेशंस मंगवाई जाती है। कोटेशंस की पूरी कहानी आपको इस पैराग्राफ में दी गई है। तो कोटेशंस के लिए हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या परचेज़ करना है, कब परचेज़ करना है, कितना परचेज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करना है और एट व्हाट प्राइस। तो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर एंड प्राइस। तो देखिए, कई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है बच्चे, उनका जो रॉ मटेरियल है वो आपको साल में एक ही बार अवेलेबल होता है। जैसे टोमेटो केचप, और टोमेटो केचप के लिए जो टोमेटोज़ हैं आपको पूरी साल अवेलेबल तो नहीं होते। अब मार्केट में जाके ये मत कह देना कि अरे टमाटर तो कभी भी खरीद लो, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बच्चे, जो फैक्ट्रीज़ होती है उनको किलो 2 किलो या फिर 150 किलोग्राम्स टोमेटो नहीं चाहिए होते, उन्हें तो पूरे के पूरे ट्रक्स ऑफ टोमेटोज चाहिए होते हैं। तो फूड फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे ट्रक्स, कम से कम 100 ट्रक्स उन्होंने लाइन में लगा रखे होते हैं टोमेटोज़ के। तो बच्चे, इतना टोमेटो आपको कब मिल सकता है, ओनली सीजन में ही मिल सकता है। तो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका रॉ मटेरियल आपको साल में 1 या 2 बार ही अवेलेबल होता है। तो आपको हो सकता है वो बल्क क्वांटिटी में उसे परचेज़ करना पड़े और स्टॉक भी करना पड़े। और बाकी जो रूटीन का आपका गुड्स होती हैं वो आपको थ्रू आउट द ईयर ईजिली अवेलेबल होती है। टेंडर हमने कोटेशंस हमने मंगवाई बच्चे। कोटेशंस को हमने उसके बाद सेलेक्ट किया था, अप्रूव किया था बेस्ड ऑन क्या क्या हमें रेट मिले हैं, किन कंडीशंस में मिला है, कितना स्टॉक हमें एक साथ परचेज़ करना पड़ेगा, क्या क्रेडिट टर्म्स हैं, उन सब के बेसिस पे हमने एक कोटेशन को सिलेक्ट किया था। और कोटेशन सेलेक्ट करके हमने बच्चे, कोटेशन सेलेक्ट करने के लिए हमने प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ऑफर, टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टर्म्स ऑफ पेमेंट, रेपुटेशन ऑफ सप्लायर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना वेंडर सेलेक्ट किया था। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे बच्चे, हम उसे परचेज ऑर्डर देते थे। परचेज ऑर्डर क्या होता है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, एक फॉर्मल ऑर्डर हो सकता है। इसके बोलते हैं कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट दे रहे हैं हम वेंडर को कि वेंडर हमें आप इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट दिस रेट एंड दिस मच टाइम में आप हमें अवेलेबल करवाइए। उसके बाद आता है बच्चे रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। कौन करता है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, रिसीविंग डिपार्टमेंट और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ये चेक करता है कि जो माल हमने मंगवाया था क्या वही गुड्स हमें रिसीव हुए हैं या कोई कंपनी ने कोई और सेंड कर दिया हमें। तो इसकी इंस्पेक्शन होती है, अगर गुड्स ओके हैं तो गुड्स रिसीव नोट बनाया जाता है, और अदरवाइज क्या होता है बच्चे, मटेरियल को रिटर्न किया जाता है तो मटेरियल रिटर्न नोट बनाया जाता है। और लास्ट में क्या होता है बच्चे, चेकिंग होती है और पासिंग द बिल्स फॉर पेमेंट। मतलब हमने तो क्या किया था, 2 मंथ्स का क्रेडिट में माल परचेज किया था, तो बिल्स की चेकिंग होती है कि क्या रेट, क्वांटिटी और अमाउंट की कैलकुलेशन सही तो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेट
₹100, क्वांटिटी 15, तो कितना बना ये, और इन्होंने एक ज़ीरो फालतू लगा दी हो। ऐसा हो सकता है, क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है बच्चे, मैनुअल अगर बिल है तो क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो। तो आप उस सब चीज़ को चेक करोगे, टर्म्स को चेक करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसे मैच करोगे और बिल को पेमेंट के लिए प्रोसेस करवाओगे। कॉस्ट या अकाउंट डिपार्टमेंट में बिल को सेंड करना फॉर फ्यूचर पेमेंट भी चेकिंग और पासिंग बिल फॉर पेमेंट ही कहलाता है। तो बच्चे आज हमारे लिए सिर्फ इतना, क्योंकि देखिए आपकी फ़र्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारा मटेरियल कवर कीजिए, आप आज थोड़ा सा इसी सब्जेक्ट को पढ़िए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है ये। जिस तरह से आप +1 में आए थे, आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट पढ़ी थी, आपको मतलब बड़ी प्यारी लगी होगी अकाउंट, उसी तरह ये सब्जेक्ट भी बच्चे अकाउंट है और आपके लिए एक नया है। तो इसमें कोई जर्नल एंट्रीज मतलब एज सच नहीं होती जिस तरह से अकाउंट्स में होती है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो मैंने अभी आपको बताई है। थ्योरेटिकल था आज हमारा लेक्चर, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग रहा हो, बट कोई बात नहीं बच्चे, आगे से आगे इंटरेस्टिंग होता जाएगा ये चैप्टर। आई थिंक अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि नियरली 50 क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल करवा दिए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। डाउनलोड करने के बाद अगर बच्चे पॉसिबल हो तो आप उनका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, शायद 20 to 25 पेजेस होंगे मैक्सिमम। और मोस्टली वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उसी बेस पे आपको क्वेश्चन आगे भी मिल जाएगा। उन 50 क्वेश्चंस में ही बच्चे आपको आपके फ्यूचर के क्वेश्चंस मिल जाने हैं, ठीक है। तो वो मोर देन इनफ है, ये मत सोचिएगा कि वो 50 ही हैं या फिर उनमें से ये तो पास्ट एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं। मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले बच्चे एक बार इसकी पूरे कंसेप्ट की रिवीजन कीजिएगा। मैंने आज आपको सिर्फ इतना करवाया है, ठीक है। इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसका एक जो चार्ट है मैंने नहीं करवाया वो बीच में, आपको रिवीजन के लिए खुद दिया है, आप उसे भी करके आइएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाते, आपके पास ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो आप इसके अंदर प्रॉपर मार्किंग कीजिएगा। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चे, एग्ज़ाम में इतने इतने बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़े जाते। एग्ज़ाम में आपके पास एक दिन होता है, क्या एक दिन में पूरी बुक को एक बार रीड आउट कर सकते हो? नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से अंडरलाइन कीजिएगा इसको कि ये क्या होता है, कि कौन बनाता है, इस तरह से। तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और थ्योरी बच्चे आप स्टडी मैट से ही करेंगे, अदर कोई सोर्सेज आपने नहीं देखना है, क्योंकि स्टडी मैट से ही आपसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज। आज की क्लास में देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहे तो मैं अपना कंटेंट ज़्यादा कवर नहीं कर पाया। अपनी नेक्स्ट क्लास में पूरे 1 आवर की क्लास कंप्लीट करूँगा और आई थिंक एक हम अच्छा पोर्शन इस चैप्टर का कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।